हाय दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्राइमरी वाला में। आज हम अपनी क्लास को आज जारी करने वाले हैं। आइए जल्दी से ज्वाइन करिए। और आज जो हमारी क्लास है यूपी स्पेशल है, जीके है, जनरल स्टडीज़ है। आज हम टॉप 25 क्वेश्चन लेके आए हैं। इसमें जनरल नॉलेज के बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपको विगत परीक्षा में आने वाले हैं और पिछले परीक्षाओं में आए हुए भी हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन के साथ करते हैं शुरू। ठीक है, तो आपका पहला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है? बताइए, कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है? फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं? बताइए, इसमें से कौन कौन ऑप्शन हो सकते हैं? देखिए, हरमन होलेरिथ को, चार्ल्स बेबेज को, बेल्स पास्कल को, जोसेफ जैक्यूअर्ड को। तो बताइए इसमें से सही ऑप्शन क्या है? इसमें से सही ऑप्शन क्या है जो आप लोग को भी पता है कि चार्ल्स बेबेज, इन्होंने ही कंप्यूटर का आविष्कार किया था। ये इनके पितामह कहे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। दूसरा, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? मतलब वहाँ पे पितामह पूछा गया था तो वहाँ पे तो चार्ल्स बेबेज थे। वहाँ पितामह पूछा गया था तो वहाँ पे चार्ल्स बेबेज को आपने कर दिया था। लेकिन यहाँ पूछा गया है कि सर्वाधिक योगदान किसका है। तो सर्वाधिक योगदान अगर पूछा जाएगा तो सर्वाधिक योगदान किसका है? बताइए, हरमन होलेरिथ का है, चार्ल्स बेबेज का, बेल्स पास्कल का, वान न्यूमान का। देखिए यहाँ पे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? वान न्यूमान। क्या है? वान न्यूमान। ऑप्शन नंबर डी, जो डी आपका है ये सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? बताइए, ये जो बॉटनी हम लोग कहते हैं, जूलॉजी, बॉटनी, इस तरीके से, तो ये जो बॉटनी शब्द है, तो ये जो बॉटनी शब्द, इसकी उत्पत्ति किस भाषा शब्द से हुई है? बताइए। फ्रेंच की है भाषा, ये जो बॉटनी बोलते हैं फ्रेंच की भाषा है, लैटिन भाषा है, पुर्तगाली है, ग्रीक है। बताइए कौन सी है? ये जो बॉटनी शब्द किसका है? ये पुर्तगाल का है। ये इसको आप याद रखिएगा, ये पुर्तगाली भाषा है। ये पुर्तगाली भाषा का शब्द है जो बॉटनी कहते हैं हम। ये आप लोग को नहीं मालूम होगा, इसको ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप लोग, ज़्यादातर लोग इसको लैटिन भाषा कर देते हैं तो ग्रीक में मार देते, फ्रेंच और पुर्तगाल पे नहीं जाते। ठीक है, तो आगे चलते हैं अगला प्रश्न पे। और इसका ऑप्शन नंबर क्या है हमारा? तीसरे का सी सही है। तो चलिए प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 क्या कहता है आपका? बताइए, वनस्पति शास्त्र का जनक, फादर ऑफ बॉटनी कौन है? बताइए, वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस हैं, लाइनस हैं, ट्रेवेरियंस हैं, एल्डर हैं। बताइए वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है? जो आप लोग को भी पता है, थियोफ्रेस्टस साहब हैं वनस्पति शास्त्र के जनक। आपका ऑप्शन नंबर ए, जो ऑप्शन नंबर ए है ये आपका सही है, राइट आंसर है। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 5वां प्रश्न पे देखिए, 5वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे? विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा? जो प्रत्येक पदार्थ है, जो छोटे छोटे अणु परमाणु से मिलकर एक तत्व बनता है ना, तो इसी चीज़ को किसने कहा था कि छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है? इस वाक्यांश को किसने कहा था? जो अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है। तो बताइए, डाल्टन साहब ने कहा था, कड़ार्ड ने कहा था, रदरफोर्ड ने, एवोगाड्रो ने। एवोगाड्रो साहब, एक एवोगाड्रो संख्या भी होती है जिसका मान होता है, निकाला जाता है 10⁻³ होता है। ये 6 × 10⁻³ इसका कहा जाता है। एक उसकी बूंद में इतना सारा मतलब होता है। तो ठीक है, उसको आगे हम बताएंगे। इसको आप देखिए, 5वें का क्या होगा ऑप्शन सही? 5वें का ऑप्शन है कड़ाद साहब हैं। इन्होंने ही कहा था उस टाइम पे कि मतलब जो छोटे, पहले सर्वप्रथम इन्होंने ही बताया था कि छोटे छोटे अणु परमाणु से मिलकर तत्व बनता है। ठीक है, छोटे छोटे अणुओं से मिलकर परमाणु बनता है, परमाणु से मिलकर तत्व बनता है। इसी तरीके से मतलब इन्होंने ये नहीं बताया था, लेकिन अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है पदार्थ कोई सा भी, तो इन्होंने सत्य बताया था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। ठीक है, 6वां प्रश्न की ओर चलते हैं, ज़्यादा टाइम न लेते हुए। 6वां प्रश्न क्या कह रहा है आपका? एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से
किस में मिलता है? एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलेगा? जिसमें सेम गुण हो, कोई मतलब मिक्सर ना हो, उसका जो भी हो सेम हो। खनिज में, यौगिक में और खनिज मिश्रण में, प्राकृतिक तत्वों में, इनमें से कोई नहीं। तो आपको इसमें से देखना होगा कि कौन सा ऐसा नेचुरल है जिसमें मतलब सब कुछ होगा। तो जैसे जो प्राकृतिक होता है, तो प्राकृतिक वाला जो होता है, जैसे ये ऑप्शन नंबर सी जो आपका है, प्राकृतिक में जो भी मिलेगा उसमें सेम रहता है लगभग। जैसे मिट्टी है तो उसमें मिट्टी का ही गुण है, मतलब उसमें जो मिट्टी है, बस ये हो सकता है कि बलुई है, दोमट है, काली मिट्टी है, इस तरीके का होता है थोड़ा बहुत, लेकिन वो मिट्टी तो रहेगी ना, मिट्टी मिट्टी से मिल सकती है। तो सेम प्रकार का गुण होगा ना, उसमें फसल उत्पादित होगी, इसमें भी होगा। बस अपोजिट बात ये है कि उसमें कपास होगा काली मिट्टी में, इसमें गेहूँ होगा। अब काली मिट्टी में भी गेहूँ होता है, ऐसा नहीं होता है। देखिए, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। तो सेम प्रकार के इसमें बोला क्या क्या है? एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है? एक ही प्रकार का परमाणु प्राकृतिक तत्वों में मिलता है, परमाणु जो भी होता है एक ही प्रकार का। ठीक है, इसको याद रखिए, जैसे ऑक्सीजन है और ये जो नेचुरल गैस हैं, ये सब में। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 7 पे चलते हैं। देखिए, ये एक पूछा गया है फुल फॉर्म बहुत पूछा जाता है, हर एक परीक्षा में एक बार पूछा जाता है, यूपीपी का मोस्ट है। देखिए, नाबार्ड का पूर्ण रूप बताइए। नाबार्ड का क्या हो जाएगा? नाबार्ड का क्या होगा? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रिसोर्स डेवलपमेंट, नेशनल बैंक एंड एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एशियन रिसर्च डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्री रिलेटेड डेवलपमेंट। इसका सही ऑप्शन जो होता है बाबू, इसका ऑप्शन नंबर बी होता है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड का होता है कि मतलब जो एग्रीकल्चर और ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए काम करता है। नाबार्ड एक संस्था है जो ग्रामीण क्षेत्र में काम करती है और खेती बाड़ी के लिए, किसानों के लिए काम करती है। ठीक है, अब चलते हैं 8वें प्रश्न पे। इंटरपोल का फुल फॉर्म बताइए। हमने हर तरह से क्वेश्चन को ले रखा है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो तैयारी करने में, आप अच्छे से तैयारी कर सकें। ठीक है, अब वीडियो को पूरा देखिएगा, ताकि इसमें ऐसा नहीं कि एक ही प्रश्न, किसी भी तरह का 2 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं मिलेगा, 2 क्वेश्चन जानबूझ के रखे हैं। ठीक है, देखिए प्रश्न संख्या 8वां, इंटरपोल का से तात्पर्य है, इंटरपोल का मतलब इसमें फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। इंटरपोल का फुल फॉर्म बताना है आपको। इंटरमीडिएट पोलिंग, इंटरवल पोलिंग, इंटरनल पॉपुलेशन, इंटरनेशनल पुलिस। तो आपने पिक्चर में भी सुना होगा, इंटरपोल की पुलिस पीछे पड़ी है, डॉन जैसे बोलते हैं ना, मैं डॉन हूँ, ऐसे कहते हैं ना कि मेरे पीछे इंटरपोल पड़ी है। इस तरीके से जो होता है, इंटरपोल होती है इंटरनेशनल पुलिस जो होती है, उसे इंटरपोल कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। ठीक है, इंटरनेशनल पुलिस, आज से आप लोग याद रखिएगा, इंटरपोल मतलब होता है इंटरनेशनल पुलिस। ठीक है, 9वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे पेरेंट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बताइए पेरेंट ऑफ इंडिया के नाम से किसे जानता है? अरे अब बहुत बच्चे दिमाग लगाएंगे, अरे पेरेंट्स ऑफ इंडिया ये तो इंग्लिश का शब्द है, तो ये शब्द किसको बोला जाएगा? जो नए होंगे, आज के होंगे, उनको बोला जाएगा। इसमें तो सारे पुराने लग रहे हैं। एक लता मंगेशकर हैं जो नई लग रही हैं, कालिदास तो पुराने ही आदमी हैं, अमीर खुसरो तो पुराने ही हैं, पंडित रविशंकर ये भी पुराने। उसका लता मंगेशकर को आप लोग टिक मार के चले आएंगे, वहाँ से कहेंगे लता मंगेशकर जी ओके, लड़की आप सरासर गलत कर जाएंगे। ठीक है, इनका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को पेरेंट्स ऑफ इंडिया कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने शुरुआत ही की थी संगीत कला इन सब चीज़ों का जो था, इन्होंने शुरुआत की थी भारत में। ठीक है, तो इन्हें पेरेंट्स ऑफ इंडिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 10वें पे आ जाइए। 10वां प्रश्न संख्या क्या कह रहा है? अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, यूपीपी के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट समझ लीजिए, क्योंकि पूछता है कि इनकी जगह पे मान लीजिए अमीर खुसरो को हमने लाया, किसी और का पूछ लेगा, लेकिन पूछेगा जरूर किसी का। ठीक है, तो अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? एटा में, कासगंज में, कन्नौज में, लखनऊ में। बताइए कहाँ पे हुआ था अमीर खुसरो का जन्म? ज़्यादा टाइम न लेते हुए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हमें करना है कम समय में। ठीक है, तो इनका जन्म कहाँ हुआ था बाबू? इनका जन्म एटा में हुआ था। एटा जो इटावा मैनपुरी पड़ता है उधर ही पड़ता है, वही है एटा। एटा ऑप्शन नंबर ए, एटा में हुआ था। ठीक है, इनका जन्म एटा में हुआ था। ठीक है बाबू, अब प्रश्न संख्या 11 पे चलते हैं। भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? बताइए भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है?
आप लोग को ये जानना जरूरी है, क्योंकि देखिए आप अपने से ज़्यादा अपने आसपास और उसकी जानकारी रखेंगे तभी आप सफल पाएंगे। क्योंकि आपके आसपास पड़े उसमें जो भी देश हैं, नेपाल, भूटान, म्यांमार, ये जो बांग्लादेश, इन सब के बारे में, इंडोनेशिया, मलेशिया, इंडोनेशिया हो गया, ये सब जितने हैं सबके बारे में जानकारी रखिए, ठीक है। तभी, क्योंकि पेपर में जरूर पूछता है पड़ोसी देश के बारे में। अब बच्चे कहते हैं यार मैंने पढ़ लिखा रखा था, तैयारी की थी और पता नहीं चला, तो इसीलिए पड़ोसी के बारे में जानकारी जरूर रखना है। अपने दोस्त का कम, दुश्मन का ज़्यादा ख्याल रखो, ठीक है। भूटान। तो 11वां बताइए। पहला तीरंदाजी, शूटिंग, ताइक्वांडो और रेसलिंग। तो बताइए कौन सा इसमें सही है। 11वां का आपका राइट आंसर वहाँ पे क्या है, राष्ट्रीय खेल भूटान का क्या है, तीरंदाजी। भूटान के लोग तीरंदाजी के लिए फेमस हैं भाइयों बहनों, भूटान के लोग। तो यहाँ इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। आपका राइट आंसर ए हो जाना है, ठीक है। 11वां का ए है, इसलिए हम बोलते चलते हैं, क्योंकि जैसे हम हटाते हैं तो मिट जाता है, तो इसलिए हम बोलते चलते हैं, ताकि आप इसको पीछे करके देख लीजिए अगर कहीं कंफ्यूज रहे तो, क्योंकि गलती हमेशा के लिए नुकसान कर जाती है, ठीक है। पर्यावरण, पर्यावरण शब्द का शाब्दिक अर्थ है, बताइए पर्यावरण शब्द का शाब्दिक अर्थ है क्या। वस्तु का अंतर भाग, आंतरिक भाग, वस्तु का केंद्रीय भाग, मूल भाग, वस्तु का बाह्य भाग, बाहरी भाग, वस्तु का पर्यावरण, चारों ओर का आवरण। तो इसका शब्द ही वही भी उसका हो गया विस्तार, तो आप भी समझ गए इससे शब्द से। परिधन, आवरण, पर्यावरण, वस्तु का चारों ओर का जो भाग होता है, परिधन आवरण, ऐसे लिखा जाता है ना, तो पर्यावरण हो जाता है। तो उसी तरीके से इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। चलिए दोस्तों, आपका 12 क्वेश्चन खत्म। चलिए 13वां प्रश्न पे आ गए आप लोग। पर्यावरण का घटक तत्व है, पर्यावरण के घटक तत्व हैं, तो जो दोनों जिस तरीके से आप कह सकते हैं, ठीक है। हमने दोनों तरफ से इसमें टाइपिंग कर रखी है। तो बताइए कौन कौन है। भौतिक, अजैविक पर्यावरण, जैविक पर्यावरण, ए और बी दोनों नहीं है। तो बताइए इसमें कौन है। इसमें भाइयों बहनों आपका ये है सी, आपका जो सी है राइट है। क्यों, पर्यावरण के घटक कौन है, पर्यावरण के क्या है, भौतिक, अजैविक पर्यावरण, जैविक पर्यावरण, यानी दोनों जो है ये दोनों सही हैं। जैविक पर्यावरण भी होता है, अभौतिक और अजैविक पर्यावरण दोनों होता है, मतलब ये तीनों प्रकार के होते हैं, इसलिए दोनों आपके सही हैं 13वां का। चलिए 14वां प्रश्न आपका लाए हैं, ये है आपका फिजिक्स का प्रश्न। देखिए कार्य का मात्रक है, छोटा सा प्रश्न है, आप लोग ध्यान रखिए। क्वेश्चन नॉर्मल सा है, पूछ लेता है, कन्फ्यूजन वाला है थोड़ा सा। कार्य का मात्रक क्या है, जूल, न्यूटन, वाट, टाइम, कौन सा है कार्य का मात्रक, कौन सा है बताइए भाइयों। कार्य का मात्रक है जूल, कार्य का मात्रक क्या है, जूल है, कार्य का मात्रक आपका जूल है। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए 14 का ए। अब चलिए 15वें प्रश्न पे। दूरी की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है। अब बताइए दूरी की इकाई इसमें पहचाननी है। छोटी, सबसे छोटी दूरी नहीं, सबसे बड़ी दूरी नहीं, ऐसा कुछ नहीं पूछा गया इसमें, सिर्फ ये पूछा गया दूरी की इकाई कौन सी है। आप लोग को ये बताना है। आप लोग मेहनत करिए और अच्छे से जवाब दीजिए इसका, और कमेंट में ज़रूर कुछ लिखा करिए। ज़रूर देखते हैं वीडियो, कमेंट छोड़ दिया कीजिए एक। देखिए वाट है, प्रकाश वर्ष है, जूल है, न्यूटन है। बताइए दूरी की इकाई कौन सी है। तो दूरी की इकाई सबको पता है प्रकाश वर्ष, जो कि सबसे बड़ी दूरी की इकाई है। इससे बड़ी दूरी की इकाई होती है पारसेक। पारसेक मतलब एक पारसेक में 3.14 प्रकाश वर्ष होता है, लेकिन ये पारसेक खगोलीय दूरी के लिए प्रयोग होता है। पारसेक प्रकाश वर्ष का हर जगह पे यूज कर लेते हैं, जहाँ पे मतलब काफ़ी बड़ी दूरी का काउंटिंग करना होता है, इसलिए। चलिए ठीक है, टाइम ज़्यादा नहीं लेंगे। 15वां प्रश्न, 16वां। अब बताइए भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। ये प्रश्न बताइए, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। हेरोडोटस को, एनेक्सीमेंडर। ये जो एनेक्सीमेंडर साहब है, इन्होंने ही पहली बार नक्शा बनाया था, पृथ्वी को नक्शे पे दिखाया था। इरेटोस्थेनीज, हिकैटियस। बताइए प्रश्न संख्या 16 का मतलब प्रश्न कौन सा जवाब सही है आपको बताना है, जल्दी से बताइए। तो इनका क्या ऑप्शन हो जाएगा, हिकैटियस। हिकैटियस साहब ने किया था भूगोल का जनक हिकैटियस साहब को कहा जाता है, ठीक है। ये जो एनेक्सीमेंडर हैं, एनेक्सीमेंडर इन्होंने फर्स्ट टाइम पहली बार जो पृथ्वी का जो नक्शा बनाया था, इन्होंने ही बनाया था पृथ्वी का, कि पृथ्वी का मैप इन्होंने ही बनाया था, ऐसे है पृथ्वी, ठीक है। चलिए 17वां प्रश्न।
भूगोल का 17वां प्रश्न देखिए, भूगोल का एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय निम्न में किस विद्वान को जाता है? भूगोल को एक अलग मतलब एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में मतलब किसने किया था? उस विद्वान का नाम बताइए, उस महान व्यक्ति का नाम बताइए, बताइए कौन थे वो, कौन थे? इरेटोस्थनीज थे, हिप्पार्कस थे, हिकैटियस थे, हेरोडोटस थे, बताइए कौन से? 17वां का बताइए कौन है? 17वां का राइट आंसर हो जाएगा इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज इन्होंने ही भूगोल का एक अलग शास्त्र के रूप में स्थापित करने का इनको श्रेय जाता है। इन्होंने ही उसके बारे में काफ़ी किया था। जैसे अम्बेडकर साहब को लोग कहते हैं कि हाँ इन्होंने हमारे लिए संविधान लिखा, ये किया, वैसे ही इन्होंने भूगोल के लिए किया था। ठीक है, ये आपका राइट आंसर है ए। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। 18वां देखिए, जिसके साथ आप अच्छा करेंगे वो हमेशा जीवन भर गुणगान करता है, तो इसलिए इन्होंने भी किया था, इनका गुणगान होता है। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में बताना, भारतीय अर्थव्यवस्था आपकी कैसी है इसको बता देना। चलो भाई बहनों जल्दी से इसका जवाब दो। पहला, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, साम्यवादी अर्थव्यवस्था, स्वतंत्र अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। बताइए 18वां प्रश्न कैसा है भाइयों? देखिए एक प्रश्न कैसा है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत में जो क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था चलती है भाइयों बहनों, और यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था नहीं, ना ही साम्यवादी है, ना ही स्वतंत्र अर्थव्यवस्था है, यहाँ पे मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में चलिए प्रश्न संख्या 19 बताइए, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है? मिश्रित अर्थव्यवस्था मतलब किसको मान लें कि ये मिश्रित अर्थव्यवस्था है? मान लीजिए भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था चलती है, ठीक है, अच्छी बात है, तो हम किसको समझें कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है? तो उसमें क्या है, अर्थव्यवस्था में कृषि और उद्योग दोनों को बढ़ावा देना होता है, सरकारी और निजी क्षेत्र का अस्तित्व होता है, अमीर और गरीब का सह अस्तित्व होता है, छोटे और बड़े उद्योग का सह अस्तित्व होता है। तो बताइए इसमें कौन सा सही है? इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। राइट आंसर क्या होना है आपका? बी। क्या है इसमें? सरकारी और एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है। सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र, जो गवर्नमेंट सेक्टर कंपनी है, गवर्नमेंट सेक्टर जो काम होता है, और जो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, इन सब का सह अस्तित्व होता है, इसमें काम होता है। ये भारत में ऐसी मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो हम आशा करते हैं आप लोग समझ लिए होंगे। चलिए इसको याद कर लीजिएगा। 20वां देखिए, इनकी उम्र बहुत बड़ी, अगर ये जीवित होते तो भी मरते ही नहीं। देखिए कितने बड़े महान आदमी, इनका नाम लिया, ये तुरंत इनका प्रश्न भी आ गया। देखिए B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षर पूना समझौता में प्रावधान था। बताइए, ये जो B.R. अम्बेडकर जी थे, ये बहुत अच्छे और बहुत मतलब महान व्यक्ति थे, समझ लीजिए। जैसे महात्मा गांधी जी को पूजा जाता है, वैसे इन्होंने भी बहुत बड़ा योगदान दिया था संविधान के लिखने में। ठीक है दोस्तों, B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षर पूना समझौता में का प्रावधान था। जो पूना समझौता उन्होंने 1932 में किया था, उसका प्रावधान क्या था, उसका निष्कर्ष क्या था? तो उनका मतलब कहने का मतलब क्या था? तो देखिए, भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए जाने का, और मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। ये देखिए, ये क्यों हरिजन लोग इनको भगवान मानते हैं? इसीलिए क्यों इन्होंने उतना काम किया है इनके लिए। ये लाइन पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर डी। देखिए, हरिजनों के लिए आरक्षण सहित, हरिजन के लिए आरक्षण तो है ना, ये ठीक है, सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र। संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र मतलब जिस निर्वाचन क्षेत्र में आप भी वोट डालेंगे उसी में वो भी वोट डालेंगे। ये तो समानता में आ गई, ठीक है, अच्छी बात है। ये जो यहाँ से संयुक्त वाला है, ये तो बहुत बड़ी चीज़। यहाँ पे क्या है, हरिजनों के लिए आरक्षण, क्योंकि उस समय दलित वर्ग बहुत कमज़ोर था, जो कि आज नहीं है, उस टाइम पे बहुत कमज़ोर था, और उसको को उभारने के लिए, उनकी स्थिति को और मजबूत सुदृढ़ बनाने के लिए ये किया गया था, जो कि अच्छा काम था। ठीक है, अब चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 21 नंबर प्रश्न पे आइए। आर्थिक विकास की दृष्टि से भारत की गिनती होती है, जो भारत की गिनती होती है आर्थिक विकास की दृष्टि से किस में गिनती होती है? पिछड़े राष्ट्र के रूप में, विकसित राष्ट्र के रूप में, विकासशील राष्ट्र के रूप में, अर्ध विकासशील राष्ट्र के रूप में। तो आप आशा लगा सकते हैं कि किस में होगी, क्योंकि देखिए विकासशील में किसको गिना जाता है? ये जो विकासशील वाली लाइन है, इसमें किसको गिना जाता है? अमेरिका हो गए, अमेरिका, इंग्लैंड, ये सब हो गए, इन सब को गिना जाता है इसमें। और
पिछड़े में तो जो बहुत, जैसे पाकिस्तान आ गया, पिछड़े में पाकिस्तान को आप गिन लीजिए पिछड़े में। और अर्ध विकसित में भी जैसे कुछ जो देश नए उभर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा धीरे। अब भारत किस में आएगा? भारत आएगा विकासशील देश में। भारत का क्या है? विकासशील देश में आता है। आज से नहीं, जब भारत में कांग्रेस की सरकार थी तब से भारत विकासशील के देश में, क्योंकि देखिए भारत में अभी डेवलपिंग कंट्री है, ना कि डेवलप्ड है। क्यों डेवलप अभी नहीं हुआ, अभी यहाँ पे काम करना बहुत बाकी है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, क्योंकि भारत में बहुत सारी सेक्टर हैं जहाँ पे बहुत काम करना अभी गवर्नमेंट को बाकी है। अभी अमेरिका जैसा होने में इनको बहुत वक्त लगेगा। ठीक है, तो चलिए, और इसका मेन कारण है वो यहाँ की जनसंख्या, पॉपुलेशन। जितनी जनसंख्या यहाँ की है उतना अन्य कहीं पे भी नहीं है, ना कि चीन सबसे बड़ा था वो भी पीछे हो गया। ठीक है, चलिए 22वां नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 22वां प्रश्न क्या कहता है आपका? जल्दी से बताइए इसका आंसर, जल्दी से भाई बहनों। तो 22वां प्रश्न क्या कह रहा है आपका? वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थापित की थी? वह कौन सा था अधिनियम, बताइए। 22वां प्रश्न। भारत सरकार अधिनियम 1833, भारत सरकार अधिनियम 1835, भारत सरकार अधिनियम 1947, भारत सरकार अधिनियम 1858। क्या था? भारत सरकार अधिनियम 1858। 1857 में तो पहली गोली चली थी जो इसके विद्रोह के प्रति, जो मंगल पांडे ने गोली चलाई थी पहली बार। ये क्या था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में कन्वर्ट हो चुके थे कि इन्होंने अपना स्थायित्व करना शुरू कर दिया था। ठीक है, चलिए इसका याद रखिएगा कि 1858 में। देखिए अब इसका प्रश्न क्या है, इसको बता दें। 1858 का विद्रोह हुआ था। ठीक है, इसका प्रश्न क्या है? इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है। इतिहास के तहत किसका अध्ययन किया जाता है? आप खुद बता सकते हैं। इसका आंसर हर भाई देगा, हर बहन देगी। देखिए इसका पहला क्या है? अतीत का, समाज का, शासन का, पर्यावरण का। पर्यावरण के लिए क्यों भाई? इन्वायरमेंट का थोड़ी ना इसमें करना है। पर्यावरण के लिए तो भाई अलग हो गया, पर्यावरण के लिए इन्वायरमेंट से। शासन शासन के लिए राज्य व्यवस्था है ना सर, राज्य शास्त्र। समाज के लिए समाज शास्त्र है ना बना हुआ है। तो इतिहास के लिए सिर्फ हमारा क्या है? अतीत का अध्ययन, जो बीत चुके हैं उनके बारे में हमें अध्ययन करना होता है इतिहास के अंदर। जैसे कि जो ख़त्म हो गई उसके ऊपर अध्ययन करके सीखना होता है कि ताकि आगे भविष्य में ऐसा कभी गलती ना हो। ठीक है, लोग कहते हैं कि यार क्या इतिहास पढ़ के सिकंदर की कब्र खोदेंगे? ऐसा नहीं है। आप पीछे जो आपके साथ घटना हुई है, आपके पड़ोसी देश ने किया, पर आपके साथ आपके किसी ने भी किया है, उसको आप ताकि सीख सकें, दोबारा आपके साथ ऐसा घटना कभी ना हो सके जीवन में, इसलिए किया जाता है इतिहास। चलिए आपका सेकेंड लास्ट प्रश्न है 24। प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन थे? मतलब प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन थे, बताइए कौन थे प्रथम यूनानी इतिहासकार? थ्यूसिडाइडिस थे, हेरोडोटस थे, मानेथो थे, होमर थे। बताइए कौन थे प्रथम हमारे कौन थे? हेरोडोटस। प्रथम इतिहासकार कौन थे? हेरोडोटस थे। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। 25वां एलईडी निम्नलिखित में से किसका संक्षिप्त रूप है? एलईडी जो हम बल्ब यूज करते हैं, एलईडी टीवी यूज करते हैं, जो एलईडी की सामान जो इतने भी आते हैं तो इनको यूज करते हैं। इसका संक्षिप्त रूप क्या है? संक्षिप्त मतलब इसको संक्षिप्त रूप में एलईडी क्या देते हैं, इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या है? इसको विस्तृत रूप भी कह सकते थे। तो क्या है पहला, बताइए इसका क्या है? लिसन फॉर एनर्जी डिटेक्टर, लाइट एनर्जी डिवाइस, लाइट इमिटिंग डायोड, लॉस्ट एनर्जी डिटेक्टर। तो आपको सबको पता है लाइट इमिटिंग डायोड कहते हैं, लाइट इमिटिंग डायोड कहते हैं। एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। इससे क्या है, बहुत ज़्यादा ऊर्जा बचती है। पहले हम लोग जो बल्ब यूज करते थे 100 वाट का, उसमें अब आराम से 7 वाट का एलईडी अब जलाएंगे, उतनी ही रोशनी देगा और ऊर्जा सोच सकते हैं कितना बचेगा। कहाँ 100 वाट, कहाँ 7 वाट। देखिए 100 वाट कहाँ बराबर में है 7 वाट, कितना डिफरेंस है। आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी सेव करेगा। कहाँ पुरानी वाली टीवी थी, कहाँ है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल प्राइमरी वाला। जय हिंद साथियों, आप मेहनत करिए। वर्दी इस बार आप लोगों के कंधे पे ज़रूर चढ़े। आप लोग अच्छे से मेहनत करिए।
थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल प्राइमरी वाला। जय हिंद साथियों।